Hello guys, good morning all of you on my YouTube channel platform Smart Free Classes। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया लेक्चर वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए सभी लोग जो भी हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो की लिंक को भी अपने ग्रुप में शेयर कर लें, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी वीडियो स्टार्ट करते समय एक बार मैं ज़रूर ये कह देता हूँ कि आप इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर लीजिए। इसका बेनिफिट है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके जो अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके सहपाठी हैं, वो इस समय इस वीडियो को ना देख पा, लेकिन जैसे ही लिंक शेयर करते हो तो सारे स्टूडेंट्स को वीडियो मिल जाती है और सभी लोग इस वीडियो से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रह करके हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि जैसे मैं कल के वीडियो में कहा था, परसों के वीडियो में कहा था, वही बात एक बार फिर से आज के इस वीडियो में भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को एक स्क्रीनशॉट लेकर के सभी टॉपिक को एक नोट्स बना लीजिए, एक नोट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से एक नोट्स आप बना के रख लेंगे, तैयार कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि जब भी आपका परीक्षा होगा, जब आपका पेपर आएगा नज़दीक, 1-2 महीने रह जाएगा, तो उस टाइम आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे और वीडियो को भी देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए नोट्स रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि अभी 2:30 बजे से एग्ज़ाम है, 2:30 बजे का मतलब आप इंटरमीडिएट एग्जाम दूसरी मीटिंग होता है, तो 2:30 बजे से एग्जाम है और आज बायोलॉजी का पेपर है। अब आपको 2-2.5 घंटे जो मान लीजिए 10 बजे पढ़ने बैठना है, तो 10 से बजकर 1 बजे तक आप पढ़ोगे, तो ये 3 घंटों में कितना वीडियो देख सकते हो। इसलिए उस टाइम आपका नोट्स जो होगा वो आपको, इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपकी राइटिंग भी क्या होगी, सुधर जाएगी। जैसे सपोज करिए साल भर आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा, राइट, आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जब आप परीक्षा में वही चीज़ लिखोगे ना बेटा, तो आपकी हैंड राइटिंग भी गड़बड़ आएगी और साथ में विस्मृत भी हो जाओगे। इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो उसको एक बार लिख डालिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। हाँ, एक बात और कि इस लिंक को जरूर शेयर करना, ठीक है। अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आइए आज को हम बताते हैं कि आज क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्ट वही चल रहा है आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है कि नहीं, यही आपका पढ़ना है, यही आपका चल रहा है, चैप्टर वही है। तो इसमें आज जो हम पढ़ाएंगे, कल मैंने आपको परागण और परागण में स्वपरागण पढ़ाया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पर परागण होगा। क्या होगा बेटा, पर परागण आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पर परागण को आप क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को एक और नाम देते हैं एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे, ठीक है, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते थे या ऑटोगैमी कहते थे, उसी तरीके से पर परागण को इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैं कोई भी हेडिंग टॉपिक जब यहाँ पे डे करता हूँ तो उसकी इंग्लिश भी ज़रूर लिख देता हूँ। क्यों, जब इंटर के बाद जो भी एग्ज़ाम आप दोगे या जो भी पढ़ोगे, ठीक है, कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई ग्रेजुएशन करेगा, कोई बी फार्मा करेगा, जो भी करोगे इंटर के बाद जितने एजुकेशन है सब इंग्लिश वर्जन में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, इसी वजह से हम अभी से क्या कर रहे हैं, आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत बताते चलते, ठीक है। तो आइए देखते हैं पर परागण। कल मैंने आपको कहा परागण माने क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। जैसे ये आपका हमने कहा था ये पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प में जो जायांग है ये है, और जायांग के साथ ये आपका क्या है, पुमंग में लगा है, जिसमें ये परागकण है। इसके अंदर छोटे छोटे जो कण है, कल बताया था क्या है, परागकण है, सही है ना। तो यही परागकण क्या होते हैं, बोलो, इसके वर्तिकाक पर यहाँ आ जाते हैं अगर ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसे परागण कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि आज पढ़ना पर परागण, पर माने होता है दूसरे पे, यानी परागण हो लेकिन अपने पे नहीं बल्कि किसी दूसरे पे हो। अर्थात जैसे एक प्लांट ये हो गया और एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, उसी जात का दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया। तो अब क्या होता है कि अगर इस पुष्प का जो ये परागकण है ये वाला, ठीक है, इस पुष्प का जो ये परागकण है, ठीक है, यही क्या हो, अपने इसके वर्तिकाक पर ना जाए, अपने पुष्प के वर्तिकाक पर ना जाए, बल्कि ये यहाँ ना जा करके क्या हो जाए, यहाँ अगर आ जा रहा है इस पर,
ठीक है, दूसरे पौधे पे जो लगा हुआ पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पे आ रहा है, और इसका परागकण इस पे ना जाके अगर सपोज करो इस पे आ जाए, या किसी तीसरे प्लांट के यहाँ पे बीच में मान लीजिए ऐसे बना दिया, इस पर आ जा रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, पर परागण। यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि एक ही पौधे परागण में काम आ रहे, नहीं, यहाँ परागण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता है, 2 पौधों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पर परागण। अब इसी बात को यहाँ डेफिनेशन के तौर पे हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब किसी पुष्प, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, बोलो, मान लीजिए ये परागकण है, तो ये इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे नहीं जा रहा है ना, दूसरे पे जा रहा हो, तो वही लिखेंगे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना जाकर बल्कि किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, जाता है, या आप कह लो पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है, तो उसे हम, या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाए, जैसे ये पुष्प है जिसका परागकण ये है, तो ये इस पे ना जाके बल्कि किसी दूसरे पेड़ वाले पौधे के पुष्प पे जा रहा है, तो ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। तथा ऐसे पुष्प को, ठीक है, ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, पर परागित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, पर परागित पुष्प कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, पर परागण हो गया। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि एक ही पौधे, परागण के लिए कितने पौधे की आवश्यकता हो रही है, 2 पौधे की। तो लिखेंगे कि इस क्रिया में प्रायः, ठीक है, परागण के लिए 2 पौधे, परागण के लिए एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के 2 पौधे काम आते हैं। ठीक है, 2 पौधे काम आते हैं। मतलब क्या हुआ, एक ही जात का मतलब, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए अगर ये कोई प्लांट मान लीजिए चलो नीम का है, नीम का तो नहीं है, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, ये नीम है तो ये भी नीम का ही प्लांट होगा। ठीक है, या ये मान लीजिए आपका क्या है, गेहूं का पौधा, तो ये भी गेहूं का होगा। ठीक है, जिसका परागकण जिस पे जा रहा है, दोनों पौधे अलग जरूर हैं लेकिन दोनों एक ही जात के पौधे हैं। ठीक है, जात नहीं बदल रही, ऐसा नहीं है कि ये नीम के पौधे का परागकण है तो ये बबूल में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाति नहीं चेंज हो रही है, तो वही तो कह रहा है ना कि इस क्रिया में प्रायः जो परागण के लिए एक ही जात के 2 पौधे काम आते हैं। 2 पौधे की आवश्यकता होती है लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक ही जात के होते हैं, उनकी जातियां एक ही होती हैं। ठीक है, केवल पौधे के डिफरेंट है। ठीक है, तो अब आप इस तरह से कह सकते हो कि पर परागण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होती है, 2 पौधों की आवश्यकता, जबकि स्वपरागण में क्या था, कल बताए थे, एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। तो ये आपका क्या हो गया, स्वपरागण की आवश्यकता हो गई। ठीक है, क्या है, स्वपरागण की आवश्यकता हो गई। अब एक लाइन और कह सकते हो कि इसमें दोनों पौधे, ठीक है, दोनों पुष्प जो होते हैं, ठीक है, किसका, जिसका परागकण है और जिसके वर्तिकाग्र पे जा रहा, दोनों पुष्प क्या है, एक ही पौधे पे लगे हैं, नहीं, अलग अलग पौधे पे लगे हैं ना। तो वही चीज, इसमें दोनों पुष्प क्या होते हैं, प्रायः अलग अलग पौधे पर क्या होते हैं, लगे होते हैं या पाए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, पर परागण। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे ना जाकर बल्कि उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसे हम कहते हैं पर परागण, और ऐसे पुष्प को पर परागित पुष्प कहते हैं। और इस क्रिया में प्रायः परागण के लिए, ठीक है, एक ही जात के 2 पौधे काम आते हैं,
और दोनों जो पुष्प, दो पुष्प भी काम आते हैं, दोनों पुष्प क्या है, अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, पर परागण हो गया। अब बात आता है कि जैसे ध्यान दीजिए, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, तो दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह तो है नहीं, थोड़ी दूरी पे होंगे, थोड़ा अलग होंगे, थोड़ी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, ठीक है, क्या होगी, डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो अब बात आती है, जब ये परागकोश फटेगा, परागकण, तो यही नीचे गिर जाएगा, तो यहां कैसे पहुंचेगा, ठीक है, यहां तो पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए यहां पे परागण के लिए, पर परागण के लिए क्या चाहिए कि परागकण को दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाक पर आने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो कौन से साधन, पूछा भी जाता है कि पर परागण के विभिन्न साधन या विधियों के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अब हेडिंग करेंगे, जो अब सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे कि पर परागण के साधन, पर परागण के साधन, या इसी को आप कह सकते हो विधियां, ठीक है, पर परागण के साधन या विधियां, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पे जाता है, या दूसरे पुष्प का परागकण एक पुष्प के वर्तिकाक पर आता है, कौन कौन से साधन है, कौन कौन से, यहाँ पे कई हैं, तो हम लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित, ठीक है, साधन हैं, निम्नलिखित साधन या विधियां हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कौन कौन सा, तो यहाँ पे डाल सकते हो पहली, जैसे वायु परागण, ठीक है। वायु परागण का मतलब वायु द्वारा क्या होता है, हवा के माध्यम से एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पे आता है, यानी हवा भी परागकण को वर्तिकाक पे पहुंचा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, वायु द्वारा परागण हो गया। वायु भी एक साधन का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, जल परागण, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाटर पॉलिनेशन। कभी कभी जो जल में पौधे पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी, कुइयाबेरा, हाइड्रिला, समुद्री शोक, है ना, ये सब क्या है, जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो इन जल वाले पौधों में क्या होता है, जो परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाता है, वो जल के माध्यम से जाता है, जल ही उसका साधन होता है, जिसके माध्यम से परागकण क्या होता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पे जाता है। तो हम क्या कहेंगे, दूसरा साधन जल परागण। और तीसरे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप कीट परागण कह सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, कीट परागण। कीट परागण का मतलब क्या है, कभी कभी कुछ पौधों में, ठीक है, क्या होता है, ये परागकण जो परागकोश में भरा है, इस पे कीट बैठते हैं, जैसे भौरे, तितली, मधुमक्खी, बर्रो, ठीक है। जब मकरंद चूसने के लिए पुष्प पे बैठते हैं, तो उनके पैरों में ये परागकण चिपक जाता है, और जैसे ही कोई कीट उड़ करके इस दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाक पे आया, तो ये वर्तिकाक भाग चिपचिपा होता है, जैसे ही कोई इस पे बैठा, क्या, कीट, भौरा, तितली, उनके पैरों में जो परागकण लगे हैं ना, वो इस वर्तिकाक के चिपचिपे भाग द्वारा उसे क्या करते हैं, चिपका ले जाते हैं। फिर बाद में कीट उड़ जाता है, लेकिन परागकण यहाँ पे पहुंच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, कीट परागण। तो ये क्या है, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, ये पर परागण की विधियां या क्या है, साधन होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग पर्टिकुलर पढ़ना है, वायु परागण किसे कहते हैं, किन पौधों में होता है, जल परागण किसे कहते हैं, किन पौधों में होता है, और विशेषताएं क्या होती हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, इसके लाभ हानि। तो ये सारे तीनों को हम बारी बारी से आज क्या करेंगे, इनको भी हम देखेंगे और इनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट हेडिंग कर लेते हैं, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी था, तो पहला डालते हैं ए, लिखेंगे कि वायु परागण क्या होता है, ठीक है, अर्थात एयर पॉलिनेशन। आपको डिफिनीशन बिल्कुल भी नहीं रटनी है, हमने कहा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए, यहाँ रटने से कुछ नहीं होता है, ये साइंस है और साइंस में रटा नहीं जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी आप रटने की कोशिश मत करिए। एयर पॉलिनेशन, वायु परागण क्या होता है, रटना नहीं है भाई। क्या है वायु परागण, परागण मतलब क्या है, परागकण का वर्तिकाक पर आना, वायु मतलब वायु द्वारा, ठीक है। तो हो गया कि जब वायु के माध्यम से कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे कि जब किसी पुष्प का, ठीक है, जब किसी पुष्प का
परागकण, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, किस पर, वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से, ठीक है, या वायु के द्वारा पहुंचता है, वायु के द्वारा पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं, ठीक है। या इसी को आप सीधा लिख सकते हो कि वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा होने वाले परागण को ही क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं, वायु परागण कहते हैं, अर्थात एयर पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्या है कि जब किसी पुष्प का परागकण, एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब हवा या वायु के माध्यम से पहुंचे तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। या सीधा सीधा बोल दो कि वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। ऐसे ही जल का पूछे, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये आपका, चाहे ये लिखो चाहे ये डेफिनेशन लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वायु परागण। जैसे लिखना हो, जैसे किन किन पौधों में होता है, जैसे मक्का, मक्का तो सभी लोग जान रहे हैं ना। मक्का का मतलब जिसे मकाई कहते हैं, हम लोगों के घर पे ना मक्का होता है ना, मकाई, लेड़हरा या भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वायु परागण होता है। इसके अलावा भी अगर देखें तो टाइफा, टाइफा भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट होता है, ठीक है। ओक, टाइफा, टाइफा भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट होता है। फिर ओक हो गया, ओक हो गया आदि। तो आप हमेशा एग्जाम्पल अपने आसपास वालों का रखो, तो ये मक्का इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे तो आपने बता दिया कि वायु परागण क्या होता है, एग्जाम्पल भी दे दिया। लेकिन जिस पौधों में वायु परागण होता है, जिस पुष्पों में वायु द्वारा परागण होता है, आखिर ऐसे उस पुष्प की क्या खासियत है, क्या उसमें कीट द्वारा या चिड़िया द्वारा नहीं हो सकता था, वायु द्वारा ही क्यों सिलेक्ट हुआ। तो ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि वायु परागण वाले पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो एक बार आप पर परागण क्या है, इसकी विधियां क्या हैं, इस विधियों में वायु परागण क्या, इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसकी विधियों के बारे में बताने के लिए, ठीक है। सभी लोग नोट करें फटाफट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह रहेगी, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि वायु परागण जो पुष्प हैं, ऐसे पुष्पों की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प की विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर, वायु परागित पुष्प की विशेषताएं। तो आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। किसकी, वायु परागण वाले पुष्पों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो नंबर एक, पहला क्या है, इसकी पहली विशेषता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ऐसे पुष्प, ठीक है, इन पुष्पों को रंग, मकरंद, ठीक है, और रंग, मकरंद, सुगंध, सुगंध की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती ये भी जान लो, ठीक है। कह रहा है कि जिन पौधों में, जैसे मक्का है, तो मक्के के पुष्प जब उसमें लगते हैं तो आपने देखा होगा वो रंगीन नहीं होते, वो कलरफुल नहीं होते, गुलाब की तरह हरे पीले नीले नहीं होते, और उसमें बहुत कोई स्मेल नहीं आती, कोई महक विशेष प्रकार की नहीं आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें वायु क्या करता है, परागकण को वर्तिकाग्र पे ले जाता है उसमें। क्योंकि जिसमें रंग, मकरंद, सुगंध होता है ना,
उसको देखकर कीट और भौरे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जिन पौधों में कीटों द्वारा परागण होगा उसमें आपको रंग मकरंद की जरूरत पड़ेगी। यहां तो वायु के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इस पौधों की विशेषता है कि इनको रंग मकरंद सुगंध उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, जब रंग मकरंद नहीं होगा तो ये आकर्षित नहीं होंगे, इनकी तरफ कोई आकर्षित नहीं, अर्थात इनके फूल आकर्षित, जैसे गुलाब है, गुलाब महक रहा है, रंगीन भी आपने देखा और आप अट्रैक्ट हो गए, तोड़ लिया। लेकिन क्या ऐसे मक्के के पुष्प में लगे उसको जाकर तोड़ लोगे, गेहूं के पुष्प लगे उनको तोड़ लोगे? ठीक है, क्योंकि उसमें रंग मकरंद सुगंध नहीं है, इसलिए हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं, हम क्या, कोई कीट भौरा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे पुष्प प्रायः क्या, बोलो, आकर्षण रहित होते हैं, छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। ठीक है, आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प प्रायः छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। आप नेक्स्ट भी कह सकते हो कि ये प्रायः एक लिंगी होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे पुष्प प्रायः क्या होते हैं, ज्यादातर एक लिंगी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी होते हैं। जैसे आप मक्का है ना, पोपलर पौधे में, ठीक है, ऐसे पुष्प एक लिंगी होते हैं जैसे मक्का और पोपलर में। और तीसरा के बाद चौथे की बात करें तो एक और इनकी विशेषता है, जैसे अगर ऐसे पुष्पों में परागकण 4-6 ही बनेंगे, पता चला हवा का झोंका आया, हवा का रुख बदला, परागकण द्वारतिकाक पे ना जाकर कहीं और उड़ गए, तो परागण नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर उसमें करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में परागकण बनेंगे, तो हवा आएगा तो मान लीजिए कुछ परागकण उड़ गए अलग दिशा में, लेकिन कुछ तो परागकण होंगे जो वर्तिकाक पे जाएंगे। तो इनमें क्या हुआ, कम परागकण बनना चाहिए, ज्यादा बनना चाहिए। तो वही लिखेंगे कि ऐसे जो पुष्प हैं, ठीक है, ऐसे पुष्पों में परागकण, ठीक है, लाखों या करोड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है, करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, बनते हैं, करोड़ों की संख्या में बनते हैं। जैसे मक्का की अगर हम अकेले बात करें तो मक्का में 2 करोड़, कितना, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख परागकण बनता है। ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख। आप सोचिए मक्के के एक पुष्प में परागकणों की संख्या 2 करोड़ 40 लाख, लेकिन जरूरत कितनी पड़ती है, किसी भी पुष्प को वर्तिकाग्र पर सिर्फ एक ही परागकण की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है, 2 करोड़ 40 लाख बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी संख्या में क्या हो गए, परागकण नष्ट हो गए। ठीक है ना, तो एक ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हवा के माध्यम से अब एक ही परागकण बनेगा तो जरूरी नहीं कि वो परागकण वर्तिकाक पर ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। इसलिए ऐसे पुष्पों में परागकण क्या होते हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में बनते हैं। ये भी क्या है, वायु परागण वाले पुष्पों की अपनी एक क्या है, विशेषता होती है। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब इसी में अगर और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि इनके जो परागकण होते हैं ना, इनके जो परागकण होते हैं, अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ जो वायु परागण वाले परागकण है ये क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए कि भारी होने चाहिए? आप बताओ, हल्के कि भारी? भाई अगर किसी में हवा में उड़ना है किसी को तो हल्का होना चाहिए ना, भारी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, इनके परागकण प्रायः हल्के व शुष्क होते हैं, शुष्क होते हैं। क्यों? ताकि हवा में ये आसानी से क्या हो, उड़ सके और वर्तिकाक पर जा सके। तो ये मैंने आपको क्या किया, 5 बता दिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें, ठीक है, दल व जो दल पुंज है, दल पुंज नहीं होता है या छोटा होता है, या छोटा होता है। क्यों? दल पुंज का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, सपोज करिए जैसे ये है, ठीक है ना, तो ये आपका दलपुंज है ये, और ये आपका दल है। अब सपोज करिए कोई परागकण दूसरे पुष्प का हवा से आ रहा है ऐसे ना, अब यहां पहुंचना है, हवा ऐसी चल रही है, हवा में परागकण है, लेकिन अगर ये दलपुंज अगर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये हवा इसी टकराएगी, परागकण यहीं रुक जाएंगे, वर्तिकाक पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सपोज करिए अगर ये रहेगा ही नहीं,
ठीक है, ये रहेगा ही नहीं, तो आप परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं, या रहे भी तो मान लीजिए छोटा रहे ऐसे ही, तो हवा यहाँ पे क्या होगा, परागकण पहुंच जाए, उनको रुकावट नहीं है। तो रुकावट, परागकणों की रुकावट ना हो, इसलिए इसमें दलपुंज क्या होते हैं, दल या दलपुंज होते ही नहीं, अगर होते भी हैं क्या होते, किसी किसी में छोटे होते हैं। ठीक है, समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सातवां लास्ट, कि इनमें जो होता है वर्तिकाग्र होते हैं ना, इनमें क्या होता है, वर्तिकाग्र प्रायः लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लंबे। वर्तिकाग्र मतलब जैसे ये वाला पार्ट है, अब जैसे ये मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसे ही छोटा सा रहेगा, अब बाकी ये वर्ती इसके साथ जो पुमंग है या जो ये दल दलपुंज बड़े रहेंगे, अब हवा ऐसे थोड़ी आएगी, तो अब ऐसे ही आएगी, तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो वर्तिकाग्र होता है, ये क्या होता है, ऐसे ही लंबा होता है, ताकि हवा इससे टच हो और हवा में परागकण क्या हो, इस पे लग सके, पकड़ सके। ठीक है, आपने देखा होगा ना मक्के में वो जैसे बाल जैसे होते हैं ना, बाल, ये जो बाल है ऐसे ही होता है ना, गोल्डन कलर ऐसे निकला होता है, वो क्या है, वर्तिकाग्र ही होता है, इसीलिए बाहर निकला है, लटका है, ताकि हवा के माध्यम जब परागकण आए तो वो क्या हो सके, उसमें चिपक सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इनमें वर्तिकाग्र क्या होते हैं, प्रायः लंबे होते हैं गाइस। ठीक है, क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो ये क्या हो गया, वायु परागित पुष्पों की अपनी क्या हो गई, विशेषता हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो एक और आप कह सकते हो कि कुछ पौधों के जो परागकण होते हैं ना, अभी मैंने कहा ना, ऐसे पौधे के परागकण हल्के व शुष्क होते हैं ताकि हवा में उड़ सके, लेकिन कुछ एक ऐसे भी पौधे हैं जिनका परागकण क्या होता है, पंख युक्त होता है, उनके परागकण में ऐसे पंख जैसी संरचना है ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सके। ठीक है, तो वो भी इनकी अपनी क्या है, विशेषता है। अगर आप लिखना चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये आपके नोट्स बनाने में क्या हो सके, वो लोग काम आ सकें। तो आप इतना ही, इस वीडियो में आज हम इतना ही देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो के लिंक अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप इसका नोट्स बना सके, और नोट्स तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, इससे आज मेरी बात आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि सर नोट्स बनाने के लिए कह रहे हैं, वर्क ज़्यादा टाइम नहीं, ऐसा कुछ, लेकिन आपको ये पेपर के टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, घर पे हो, कोरोना काल, कॉलेज स्कूल सब बंद है, तो क्या करो, घर पे ही रह के प्रिपरेशन करो और मेहनत करो, अपना सब कुछ झोंक दो, ताकि अच्छा से। अभी देखिए इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ है, बहुत सारे कॉलेज में क्या हुआ, बच्चे पढ़ने में अच्छे थे लेकिन उनका 60-65 ही बन पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कुछ बच्चे ऐसे थे पढ़ने में कम ठीक थे, उनका 80-90 चला गया, फिर एक ही काल। तो इस तरह से कल आपके साथ होगा, मान लीजिए, तो फिर आपको भी दिक्कत, इसलिए आप पढ़े रहिए, ताकि क्योंकि सरकार ने कह दिया जो संतुष्ट नहीं हो एग्जाम दे अपना, तो आपको भी एग्जाम देने की बात आए तो आप अपने नोट्स को पढ़ के एग्जाम दे करके अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।